हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं अपने सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में जिन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क्स, और ये मार्क्स सिर्फ न्यूमेरिकल्स में आपको पूरे पूरे नजर आएंगे। अदरवाइज तुम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो सबसे खास बात देखने को मिलेगी वो हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 22 और हम इसको सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो इन्होंने पूछा है कि भाई ए वाले में कह रहे हैं ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस। सबसे पहले जानने की क्या जरूरत है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि अक्सर अगर तुम देखोगे जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स आते हैं नीचे वाले, वो नॉर्मली अगर उसमें 4 लिगेंड है तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। और जो तुम्हारा पीटी होता है ना, पीटी का जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे ना तो हम लिखते हैं उसको कुछ इस तरीके से n-1, यहाँ पर आएगा तुम्हारा d और यहाँ पर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आएगा n और यहाँ पर आएगा तुम्हारा s और इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और यहाँ पर इस पीटी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी क्या है, +2 है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 8 इलेक्ट्रॉन किसमें बचे हैं, डी में। और ये हम जानते हैं क्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दैट्स वाई यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। दैट्स वाई यही रीजन है कि ये कौन से वाला आइसोमर बना रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तभी फॉर्म होते हैं जब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्क्वायर प्लेनर के। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल होते नहीं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें थोड़ी सी डिस्टिंक्ट रखनी है, क्लियर रखनी है, जिससे आंसर आपको आसानी से मिल पाए। अब बात करने वाले हैं हम इस वाले कॉम्प्लेक्स की। अब ज्योमेट्रिकल की अगर बात करें तो अगर ऑक्टाहेड्रल होते तो बात अलग होती, लेकिन अगर टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर है तो यहाँ पर एक तो बनेगी सिस और दूसरी बन जाएगी ट्रांस। बस यही करना है आपको। तो लेट्स से ये तुम्हारे पास पीटी है, इस तरीके से पहले बॉन्ड बना देने। सबसे पहले बना लो सिस, ये आ गए हमारे सिस। ठीक है, ये सिस हो गया। और दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा ट्रांस। तो ट्रांस के अंदर क्या होता है, हमको 180 पे रखना पड़ते हैं सेम लिगेंड। ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। ऑलराइट, द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो सिर्फ तुमको इसी चीज पे ध्यान देना था एंड एवरीथिंग इज ऑलराइट। आगे बोला है गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन व्हेन ऑक्टाहेड्रल एनर्जी इज मोर देन द पेयरिंग एनर्जी। जब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से तो हमेशा क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो जब पेयरिंग होगी तो D4 के अंदर, जैसे सपोज करें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो होते हैं T2G के अंदर और फिर इसके बाद होते हैं EG के अंदर। अब यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है, तो जब पेयरिंग पॉसिबल होगी तो इन दैट कंडीशन व्हाट यू नोटिस कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किस में जाएंगे, T2G में। तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और 0 यहाँ पर। बस यही लिखना है एंड ये आपको 1 मार्क्स दिलवा देगा। बस सिंपल, इतनी सी बात है। अब पहुंचे हम सी वाले पर। कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन है NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव वो ग्रीन कलर का है। वेयर इज अगर बात करें NiCN का होल 4 2 माइनस, तो इसका जो सोल्यूशन है वो कलरलेस है। कह रहे हैं रीजन बताएं क्यों। तो देखो सबसे पहला रीजन क्या है, वो तो ये समझ लो, तुम समझ जाना ही चाहिए आसानी से। ये क्या है, एक वीक लिगेंड है, तो यहां पे तुमको कोई भी पेयरिंग नहीं मिलेगी, नो पेयरिंग। अब जब पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, कलरलेस, कलरफुल होगा, ये कलरफुल हो जाएगा। जो तुमको कौन सा कलर मिल रहा है, ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर हम CN बात करें CN की, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर्ड हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो बस तुमको ये स्टेटमेंट लिखने हैं, 2 स्टेटमेंट, और आपका 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हो। नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि देखो भाई समझ लो इस चीज को। कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात चल रही है ऑफ ए कॉलम, कोई कॉलम है जिसकी मोलरिटी ये दे रखी है। कह रहे हैं कि इसका जो सेल कांस्टेंट है ना, वो सेल कांस्टेंट ये है
फिर कह रहे हैं कि भाई देख लो दूसरी चीज क्या है, ये रही इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कैलकुलेट करना है तुमको, कैलकुलेट तुमको करके देना है हमको ये चीजें। एक तो देना है रेजिस्टिविटी, दूसरी देना है कंडक्टिविटी, और तीसरी देना है मोलर कंडक्टिविटी। ये सारी चीजें तुमको यहाँ पर कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है। यानी कि एक तो दोगे तुम सबसे पहले यहाँ पर रो, ये है रो, उसके बाद दोगे तुम कंडक्टिविटी ये, फिर दोगे तुम मोलर कंडक्टिविटी ये सारी चीजें तुमसे चाहिए है अभी। वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है, तो देखिए कंसंट्रेशन दे रखी है हमको 0.05 मोलर। दूसरी चीज क्या दे रखी है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट, यानी कि जी स्टार दे रखा है हमको, L/A बोलते हैं इसको, ये दे रखा है हमको 50 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा हमको R दे रखा है इन्होंने, R दे रखा है इन्होंने सिंपली 4.5 × 10⁻³ ओम। अब बात कर लेते हैं हम रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो वही डिस्कस कर लो। तो फॉर्मूला होता है इसका R = ओमेगा L/A। अब A को इधर ले आओ और L को नीचे ले आओ, तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। यानी कि एक तरीके से मैं इसको दिखा सकता हूं R/G स्टार। ठीक है, तो तुमको ये वैल्यू मिल गई, यही तुम्हारा ओमेगा है। अब तुमको जी स्टार की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 50 और ये दे रखा है 4.5 × 10⁻³ तो यहाँ पे क्या करो 4.5 × 10⁻³ अपॉन, और इस जगह पे लिख दो 50। ठीक है, एक पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट 0 को कैंसिल करो यहाँ से, और जैसे ही तुम कैंसिल करोगे तो यहाँ से भी क्या होगा, ये दोनों हट जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 9 टाइम, तो हमारी जो वैल्यू आई वो आ गई 90। ठीक, ये 90 वैल्यू किसकी आ गई, हमारी ओमेगा की आ गई। यानी कि एक तरीके से रेजिस्टिविटी जो है हमारी वो 90 है। ठीक है, यूनिट जो होती है इसकी, अगर तुम यूनिट लिखो तो इसकी यूनिट हो जाती है सिंपली, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये होगी ओमेगा, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर दूसरी चीज जो हमको ध्यान देनी है वो देनी है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी = 1/ओमेगा, यानी कि ओमेगा का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो इन दैट कंडीशन तुम क्या करोगे, 1/90 रख दोगे, काट पीट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। फिर बात करते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी × 1000 और डिवाइड बाई होती है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी जो भी आएगी वो यहाँ पर रखेंगे हम, और उसके बाद इसका C जो है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब मोलर कंडक्टेंस से, और हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करोगे आंसर तुमको मिल नहीं है, इस बात का तुमको ध्यान रखना है। थोड़े थोड़े चीजों से ही सब कुछ होके सामने आता है। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पता करना है ऑफ ए सोल्यूशन, वो भी किसके, सोल्यूशन का, व्हेन इतने ग्राम MgSO4 जिसका मोलर मास भी दे रखा है उन्होंने, डिसॉल्व होता है 100 ग्राम वाटर में, अज्यूमिंग कि जो MgSO4 है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो यही देखेंगे, फिर Kb क्या है वो इतना दे रखा है इन्होंने, बोले भी सोल्यूशन के बारे में बता दो हमको, क्या इन्फॉर्मेशन तुम दे सकते हो। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या क्या चीज है जो हमको मिल सकती है। सबसे पहले ये है तुम्हारा, इसको बोलोगे आप WB यानी कि सोल्यूट का मास, ये है तुम्हारा MB मोलर मास सोल्यूट का, ये दे रखा है तुम्हारा W1 वो भी ग्राम में। MgSO4 का जो I निकल के आएगा, I निकल के आएगा 2। ठीक है, क्योंकि एक तो Mg आयन होगा और एक SO4 आयन होगा, और ये तुमको Kb ऑलरेडी दे रखा है। फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है डेल्टा TB = यहां पर आएगा I बिकॉज आयोनाइजेबल है, और फिर आएगा Kb, और फिर मोलरिटी की जगह हम सब कुछ लिख देते हैं WB × 1000, नीचे आता है हमारा वही MB × W1। इस तरीके से ये डेल्टा TB अभी ऐसे ही रखना, I की जगह पे 2 लिख दो, Kb की जगह पे 0.52 लिख दो, और जो WB है वो है तुम्हारा 4, फिर लिख दो 1000।
नीचे आ जाएगा ये 120 और इनटू साथ में आएगा ये 100। नाउ वी नो कि हम इन दोनों पॉइंट से इसको दोनों को उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचता है 120। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमको याद रखना है कि देखो ये जो 4 है इससे इसको काटेंगे 3 टाइम जाएगा, यानी कि 30 बन गया ये। ऑलराइट, अब ये जैसे ही 30 बना इस जीरो से हम इसको खत्म कर देंगे। अब जो हमारा ये 3 है 3, उस 3 से हम काटेंगे इस वाले नंबर को, यानी कि ये जाएगा हमारा 0.1, फिर 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21, एक बचा जाने दो उसको। ठीक है, तो अब आ गया 0.17 और ये 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.34। ये नंबर आया हमारे निकल के डेल्टा टीबी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में पूछा था कि भाई ये बताना है कि तुमको बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होगा। तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम देखो वाटर के कंडीशन में हम सारी बातें कर रहे हैं अभी, तो हमको सबको पता है कि भाई वाटर की कंडीशन में होता क्या है। तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 373.15 केल्विन। ऑलराइट, 3 क्या हो गया 373 यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो होगा हमारा डेल्टा टीबी ये बराबर होगा किसके, डेल्टा टीबी माइनस यहाँ पे आएगा बी नॉट इक्वल टू, और ये है 0.34। अब क्या करोगे, इस वैल्यू को उठा के इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा टीवी इक्वल टू 0.34 माइनस की जगह प्लस टीबी नॉट, इसको रखोगे 0.34, यहाँ पे लिखोगे 373.15 केल्विन, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पाएगा 9, यहाँ पाएगा 4.373 केल्विन। इस तरीके से तुमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर पूछा था और ये 3 मार्क्स का था। हर एक पॉइंट पर आपको डिवीजन ऑफ आंसर मिलता है, तो अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा और 3 के 3 मार्क्स तुम्हारी टोकरी जैसी नोटबुक पे आ जाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इट सेज, करें जो डायपोल मोमेंट होता है क्लोरोबेंजीन का वो लोअर होता है देन ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो पहले समझ लो, देखो ये है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक, और ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। अब होगा क्या कि जो तुम्हारे लॉन पेयर हैं ये जाएंगे रिजोनेंस में, कुछ इस तरीके से रिजोनेंस में जाएंगे, तो यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये मॉलिक्यूल पे जो डायपोल मोमेंट होगा वो बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा ड्यू टू रिजोनेंस डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे तो कोई ऐसा डायपोल मोमेंट होना पॉसिबल है ही नहीं, तो ये पार्शियली निगेटिव ही रहेगा, ये साइड पार्शियली पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर आपको डायपोल मोमेंट देखने मिलेगा यूनिडायरेक्शनल, दैट्स व्हाई इट हैज हाई डायपोल मोमेंट। गॉट इट। तो यहाँ पे जो पॉइंट है मैन वो ये है कि भाई देखो डायपोल मोमेंट का जो मेन रीजन है वो ये रीजन है। ठीक, तो तुमको सिर्फ एक पॉइंट में यही लिखना है कि भाई ड्यू टू रेजोनेंस द डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज इज स्प्रेड ऑन बोथ और ऑल द एटम्स, दैट्स व्हाई। अब बात करने वाले हैं हम अगले की, वो है फोर्थ वाला। कह रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर, यानी कि इमिसिबल का मतलब होता है कि उसके अंदर ठीक से डिसॉल्व नहीं होते, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इमिसिबल मतलब बिल्कुल ही घुल नहीं पाते। अब होता क्या है, देखो चक्कर समझो आप। वैसे तो अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्काइल हैलाइड पोलर मॉलिक्यूल है, दे आर पोलर, और वाटर भी क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, तो दैट इज आल्सो पोलर सॉल्वेंट। ठीक, अब तुमको समझना क्या है, वो समझने की बात ये है कि देखो इसके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो इनके बीच में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पोलर बॉन्ड्स, और पोलर बॉन्ड्स जो हैं, पोलर बॉन्ड्स आर वीकर, बॉन्ड्स आर वीकर एज कंपेयर टू
हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब जब वाटर के अंदर हम एल्काइल हैलाइड को डालते हैं तो एल्काइल हैलाइड के जो बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड्स, उनको टूटने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कभी भी इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती कि वो किसी दो मॉलिक्यूल के बीच के, किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके। अरे भाई, जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये जाकर एल्काइल हैलाइड उसके अंदर फिट इन होगा। तो इसको फिट होने के लिए क्या नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर एनर्जी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और जब ये प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन, कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो वहां पर उस तरीके से डिसॉल्व या मिसिबल नहीं हो पाता है, तो वो इनमिसिबल ही रह जाता है। राइट, तो इस कंडीशन की वजह से तुम क्या करोगे, लिखोगे, तुम लिखोगे कि भाई ड्यू टू द एनर्जी प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ पोलर बॉन्ड्स इज नॉट इनफ टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज इनमिसिबल। यही पॉइंट है और यही एनसीईआरटी में दिया है। तो एक पॉइंट का आंसर है और इसके लिए तुमको एक नंबर ही मिलेगा। 50 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखो, दैट्स इट। कह रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है, ये रहा तुम्हारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये, और ये रहा तुम्हारे पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, अब अगर हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर मास के, पहली चीज। तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। तो जब भी दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, इन दैट कंडीशन क्या है कि भाई ये लो, तो इस पे काम नहीं करेगा। दूसरा है चेन लेंथ। अब चेन लेंथ की बात करें तो इस पे 3 है, एक चेन लेंथ की जो है 3 की है, इस पे 4 है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए, 4 है। फिर अगला आता है ब्रांच, और ब्रांच का होता है इनवर्स। तो जब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यू विल सी कि इधर 1 और ये 2 और यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब ज्यादा ब्रांचें होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से कम होता है। तो तुमको यही पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट, बोथ हैव द मॉलिक्यूलर मास सेम। फिर चेन लेंथ, बिकॉज द एन ब्यूटाइल हैज ए लॉन्ग चेन लेंथ, दैट्स व्हाई इट हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा लिखना है ब्रांचिंग। तो as the branch increases the boiling point decreases, that leads to n-butyl bromide has a lower boiling point as compared to n-butyl bromide। ठीक है, इस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। Now we reach to question number 27। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। लेट्स से इन्होंने देखा है कि दिया है कि साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जिसकी तुमको रिएक्शन करवानी है इसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, एंड देन आपको हाइड्रोलाइसिस करा देना है। जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो इनका मानना है कि भैया जो भी प्रोडक्ट होगा वो तुम प्रोडक्ट हमको दिखा दो बनाकर। ऑल राइट, हम अभी देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा। जब हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाएंगे, ओके, सिर्फ ये है कुछ इस तरीके से रिएक्शन करवानी है इसके साथ। ये रहा हमारा H। अब होगा क्या कि ये साइड है पार्शियली पॉजिटिव, ये साइड है पार्शियली नेगेटिव, यानी कि बॉन्ड टूटेगा, यहां से अटैक करेगा और ये बॉन्ड जाएगा ऊपर, एंड देन वी गेट द प्रोडक्ट कि भैया हमको मिला ये प्रोडक्ट। ये है तुम्हारा C, ये बॉन्ड टूटा है, ये O नेगेटिव है, इसके साथ आ जाएगा Mg पॉजिटिव और साथ में है इसके Br, एंड देन यहां पर होगा H और ये होगा तुम्हारा CH3। अब अगला स्टेप जो करवा रहे हो तुम वो है तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस, यानी कि H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब तुम हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो कुछ इस तरीके से होता है, हाइड्रोजन OH, यानी कि बॉन्ड यूं टूटता है। तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये बन के आ जाएगा कुछ इस तरीके से, बेंजीन रिंग, मतलब सिर्फ साइक्लोहेक्साइल रिंग, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पर H और एक ये आ गया OH, और साथ में निकला है Mg के साथ एक तो है OH और एक है Br। ये प्रोडक्ट बन के आएगा। इस रिएक्शन को ऐसे ही दिखाना है, ठीक है। कुल मिला के इस तरीके का तुम्हारा प्रोडक्ट बन के आ जाता है इस रिएक्शन के अंदर।
अब बात करने वाले हम अगले क्वेश्चन की, वो है फिनॉल की रिएक्शन करवानी है कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 से। सिंपल सी रिएक्शन है ये रहा OH, और जब तुम रिएक्शन करवाते हो इसकी HNO3 प्लस H2SO4 और दोनों के दोनों हैं कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन के आता है वो ये बन के आता है OH, यहाँ पे एक NO2, दूसरा NO2 और ये तीसरा NO2, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम एनी सोल ट्रीटेड विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि ये रिएक्शन की बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। ठीक, तो जब भी हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की रिएक्शन की बात करते हैं, देन व्हाट वी सी कि देखो एनिसोल ये होता है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एनिसोल, एंड देन यू आर रिएक्टिंग विद दिस, इसकी प्रेजेंस में वो भी एनहाइड्रस AlCl3। सिंपली क्या होती है ये रिएक्शन, होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ अटैक करता है, बॉन्ड टूटा, ऊपर गया, वापस आया और Cl बाहर। तो अगर हम ओवरऑल प्रोडक्ट बनाए तो मेरे पास एक तो ये बन के आ जाएगा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट बना रहा हूं, और एक बार रिएक्शन होगी पैरा से, बिकॉज दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। इस तरीके से ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये मेजर होगा हमेशा कितना और ये माइनर होगा। ठीक है, अगली रिएक्शन जो हमारे पास है वो है प्रोपेन टू ऑल इज हीटेड विद Cu 573 केल्विन तक, देन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे हमको याद रखना है यहाँ पर कि जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर रिएक्शन काम कैसे कर रही है। तो ये है हमारे पास प्रोपेन, ये अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ Cu 573 केल्विन पर, तो यहाँ पर होता है हमेशा कितना डीहेलोजिनेशन, ये डीहेलोजिनेशन लिखना पड़ेगा, डीहाइड्रोजिनेशन। इसमें होगा क्या, सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा ये सा और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा ये सा, ये दो हाइड्रोजन निकलते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आता है वो ये आता है। दैट्स वाई इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। तो ये भी रिएक्शन हमारी डन हो गई। नॉर्मली इन्होंने पूछा था यहाँ पर कि तुमको कोई तीन करने हैं, तो जो भी तीन तुम्हारे लिए सही हो सिर्फ वही करना, ठीक, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अब हम मूव कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और जो भी हमारा क्वेश्चन है अभी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 here, can I give plausible explanation for the following? जैसे डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर स्टेबल। क्यों स्टेबल होते हैं भाई? ड्यू रेजोनेंस, बिकॉज दे शो रेजोनेंस। कैसे शो करते हैं रेजोनेंस? कुछ इस तरीके से, आपको यही रीजन लिखना है इसमें। ये अब ये क्या जाएगा, अंडर को जाएगा रेजोनेंस के। कैसे? ये बॉन्ड जाएगा इस तरफ, तो ये बॉन्ड टूट के पहुंच जाएगा इस तरफ, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ ये मिलेगी। ठीक है, अब ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या है, स्टेबल होता है। फिर ये एनिलीन डज नॉट अंडरगो
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि एनिलीन जो है वो कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर नहीं जाती। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्यों नहीं जाती। तो देखो भाई, एनिलीन होता है बेस और फ्रीडल क्राफ्ट में यूज होता है AlCl3, जो क्या है, एक लुईस एसिड है। तो ये फॉर्मेशन कर लेते हैं दोनों मिलकर सॉल्ट का, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाती, यानी कि रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनना चाहिए था वो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाता। ठीक, तो इस वजह से ये रिएक्शन में नहीं जाती। तो क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं फिर भी। AlCl3 ये है यहाँ पर लुईस एसिड, ये रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्ट का, कुछ ऐसे सॉल्ट का। NH2 पॉजिटिव चार्ज और इसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं किसको, AlCl3 को, नेगेटिव चार्ज, तो दैट इज फॉर्म द सॉल्ट। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती। आगे एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। तो भाई ये क्या करता है, मेटा प्रोडक्ट देता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन तुम्ही को लिखना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, चलो वो भी बात कर लेते हैं। ठीक है क्या होगा, तो देखिए जब ये एनिलीन की तुम रिएक्शन कराते हो, ये एनिलीन की जब तुम रिएक्शन कराते हो और नाइट्रेशन में हम यूज क्या करते हैं भाई, HNO3 जो कि एक एसिड है, और साथ में करते हैं हम क्या, H2SO4, ये भी क्या है, एक एसिड है। तो जब भी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एसिडिक आयन तो होगा, ये मिलके क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये बना लेंगे NH4 पॉजिटिव। अब NH4 पॉजिटिव जो बना है, यानी कि इसको अगर हम बोलेंगे तो ये है एनिलीनियम आयन, कैटायन। ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर देने की बजाय बाहर खींचना शुरू कर देगा, यानी कि ये अभी तक जो हम इसको बोल रहे थे कि और था पैरा डायरेक्टिंग है, यह बिहेव करने लगा है किसकी तरह, मेटा डायरेक्टिंग की तरह। ठीक, और ड्यू टू मेटा डायरेक्टिंग बिहेवियर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सब्सटेंशियल अमाउंट, यानी कि लगभग 47% अमाउंट जो बन के आएगी हमारे पास, वो बन के आएगी डायरेक्टली मेटा। ठीक है, तो ये क्लियरली ये रिएक्शन दे रखी है, एक बार उसे देख लेना, बाकी हम डिस्कस करेंगे अपनी रिएक्शंस के अंदर। ठीक, एक अलग से वीडियो बनाकर, दैट इज वी डू देयर। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर कह रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज टेक प्लेस बाय केमिकल रिएक्शन। ऑफ कोर्स ऐसी तरीके से होता है, एक्सिस में लेते हैं, ये रिएक्शन होती है। कह रहे हैं बेस्ड ऑन द अबव रिएक्शन राइट रेट लॉ इक्वेशन। देखो रेट लॉ इक्वेशन अगर तुम इसका लिखोगे तो ये आएगा R बराबर के, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप C12H22O11 और देन कंसंट्रेशन एंड देन H2। ठीक, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर एक्सिस में है, एक्सिस में है तो इसकी कंसंट्रेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम K और H2O की जगह पर एक और कांस्टेंट लेते हैं जो होता है KH। तो R बराबर जो आ जाएगा K और ये आएगा C12H22O11, ये बनता है इसका रेट लो, और ये कहलाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो देखो मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, इसमें दो यूज हुए तो मॉलिक्युलरिटी इसकी बाई मॉलिक्युलरी हुई, ये बाई मॉलिक्युलर होगी। ठीक, ऑर्डर की बात करें तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही मानेंगे, क्योंकि एक को तो हमने पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया है। व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शन, तो ऑफ कोर्स हम इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑलराइट, इस तरीके से तुम ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट सेट ऑफ थिंग में हम बात करने वाले हैं अपने सेक्शन डी के बारे में। ठीक, और उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारी हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर्स। ठीक, तो थोड़ी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन गोल क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो बी ट्यून विद द चैनल, और अगर कोई आपका टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश करें कि मुझको एक मैसेज कर सकते हैं। वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम तुमको उसका प्रॉपर आंसर दे पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।